Hi guys and welcome to Schooling from Home. I am Suchi Sharma and back with a new chapter Chemical Effects of Electric Current. तो let's start. इस चैप्टर में what we are going to learn टॉपिक्स क्या क्या होंगे हमारे. तो पहला तो है do liquids conduct electricity. पहले इसके बारे में जानेंगे. Then chemical effects of electric current and electroplating. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या हैं. कंडक्टर्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जो नहीं कर पाते उन्हें इंसुलेटर कहते हैं. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हमने सॉलिड में तो बहुत पढ़ा है कंडक्शन के बारे में ना, मेटल्स के बारे में, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी बहुत पढ़ा है. पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. लिक्विड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, पानी करता है. कुछ लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर उसमें क्या होना चाहिए, वो जो लिक्विड है वो किसी सॉल्ट या किसी एसिड या बेस का सॉल्यूशन होना चाहिए. अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट प्रोड्यूस होता है. तो लिक्विड में भी तो कुछ ऐसा चाहिए ना. तो जहाँ पे भी चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. तो जब लिक्विड कोई एसिड बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आयंस होंगे, और आयंस होंगे मतलब चार्जेस हैं. तो यही चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ना कि इन सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और इन लिक्विड ये आयंस की वजह से होता है. अब जब एसिड का सोल्यूशन है तो वहाँ पे आपको H+ आयन मिल जाता है, बेस का सोल्यूशन है तो OH- आयन मिल जाता है. मान लो सॉल्ट है, NaCl है, तो NaCl में क्या हुआ, Na+ एक आयन है और Cl- एक आयन है. तो जहाँ पे भी आयन्स हैं उसका मतलब चार्जेस मिले तो कंडक्शन कराया. तो सॉलिड में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो कोई चेंज देखने मिलता है नहीं ना. मान लो वायर से करंट पास कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो वायर कुछ दिन बाद उसमें कोई चेंजेस आपको देखने मिले, वो वैसे ही रहता है. पर लिक्विड में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो वहाँ पे लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, वहाँ केमिकल चेंज आता है. तो वो चेंज ऐसे हो सकता है कि वो लिक्विड अपना कलर चेंज कर ले, या फिर बबल्स निकलने लगते हैं. तो डिफरेंट चेंजेस आते हैं उसमें. तो ये जो लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, जो भी लिक्विड्स, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. हमने एक वर्ड दे दिया ऐसे लिक्विड को, इलेक्ट्रोलाइट. सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही है वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं. और ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए, एसिड बेसेस या सॉल्ट के सोल्यूशन होने चाहिए. तो जब इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है, इस लिक्विड से, तो जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. जो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो यही है कि द केमिकल चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये सब जानेंगे, पर इसमें एक और चीज है वो हमें जानना है, इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या होता है. तो आप जैसे सर्किट बनाते हो, तो जब लिक्विड के थ्रू आप एक सर्किट क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है, ताकि एक इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट में आए और दूसरे इलेक्ट्रोड से निकल जाते हैं. जैसे कि सेल में होता है, नॉर्मल जो हम सर्किट पढ़ते हैं, तो जो सेल का काम होता है वही लिक्विड के कंडक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रोड भी वही सेम काम करता है कि एक इलेक्ट्रोड से लिक्विड करंट एंटर करता है उस सर्किट में और दूसरे इलेक्ट्रोड से बाहर हो जाता है. तो इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं. किसी भी सेल में 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रोड में एंटर कर रहा है करंट और लीव कर रहा है, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने चाहिए. तो यहाँ पे 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इसे रट लो, ये हमेशा यूज होगा, बार बार यूज होगा, कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हैं उन्हें हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं उन्हें हम कैथोड कहते हैं. पर
ध्यान से सुनो, एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब यही हम जब आयन की बात करें ना, तो हमारे पास दो टाइप के आयन्स आते हैं, एनायन एंड कैटायन। तो वहां पे ये चीज उल्टा पड़ जाता है, वहां पे जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैटायन होते हैं और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनायन हो जाते हैं। अच्छे से याद कर लो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है और पॉजिटिव आयन कैटायन होता है। देख रहे हो, एनोड और कैटायन ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, पर नेगेटिव आयन एनायन को कहते हैं। तो ये अच्छे से याद कर लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको कहीं लिख लो, बार बार देखो तो वो अपने आप याद हो जाता है। या सिंपल सी बात कि हम ऐसे नॉर्मली पहले पॉजिटिव बोलते हैं फिर नेगेटिव बोलते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले आ रहा है और ए और सी में ए पहले आता है, तो उस तरीके से याद कर लो कि ए पहले आ रहा है मतलब पॉजिटिव और सी बाद में आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, एनोड और कैथोड। और इलेक्ट्रोड के लिए याद करो, जब आयंस की बात होगी तो वहां तुरंत उल्टा कर देना। सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अभी मैंने बताया। या फिर आपको हमेशा याद रखना है तो 3 इडियट्स देखी है किसी ने मूवी? 3 इडियट्स में एक सीन आता है जहां रेंचो अपना दिमाग लगाता है, अपने सीनियर्स को अच्छे से पट्टी पढ़ाता है, जो वो परेशान करते हैं तो वो बदला लेता है उनसे। तो वहां पे वो क्या करता है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है, दैट सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये जो लिक्विड में करंट पास हो रहे हैं वो इतने एफिशिएंटली पास नहीं करते, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता जितना कि सॉलिड में होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम कोई ज़्यादा पावर वाले अप्लायंस यूज करके नहीं चेक कर पाते हैं, तो हम वहाँ एलईडीज यूज करते हैं या फिर मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक निडल या कंपास वो यूज क्यों करते हैं, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो वहां पे अगर मैग्नेटिक निडल लाएंगे तो वहां कोई ना कोई डिफ्लेक्शन उसमें दिखता है, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी थी। तो हमें जब लिक्विड में ये चीज टेस्ट करना होता है तो या तो हम एलईडी बल्ब से यूज कर लेते हैं या फिर मैग्नेटिक निडल से चेक कर लेते हैं कि कौन से लिक्विड कंडक्टिंग है कौन सी नहीं है। तो हमने ये देखा कि बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे मटेरियल हैं जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लाइक मोस्ट जो मटेरियल है ना, मोस्ट ऑफ द मटेरियल, उसमें हम कुछ चेंजेस करके उनको भी कंडक्टर बना सकते हैं, वो किसी ना किसी एक सर्टेन कंडीशन में कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हम अभी तक जो पढ़ते थे ना कि हम मटेरियल को कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड करते थे, तो अब हम यहाँ पे इसे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में क्लासिफाई करेंगे। और यही यूज करना, यही प्रेफर करना चाहिए हमें, क्योंकि हम इंसुलेटर को भी कंडक्टर बना सकते हैं सर्टेन कंडीशन देके। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसकी, उसमें हम ये चीज कर सकते हैं। तो हम आज से गुड कंडक्टर ऑफ बैड पुअर कंडक्टर, ठीक, इस तरीके से किसी भी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। अब ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ ये केमिकल इफेक्ट है क्या? तो जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास कराते हैं तो वहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक, ये रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका एक केमिकल दो या दो से ज्यादा केमिकल में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया है, अ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉज्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर। तो यहाँ जो एसिडिफाइड वाटर है इसका बस यही काम है कि ये बता रहा है कि हमारा जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट है। एसिडिफाइड है मतलब वहाँ आयंस होंगे, वो करंट पास करेगा। ठीक, तो जब आप एसिडिफाइड वाटर यूज करते हो, वहां से करंट पास कराते हो, तो वो वाटर जो है वो दो कंपोनेंट में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ कि आपके पास H2O था जो H2 और O2 गैस में चेंज हो गया, टूट गया,
तो यही जो डिकम्पोजिशन होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। द केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड। जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, उन्हें हम इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये जो इफेक्ट्स है मैंने बताया था ना कि कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस या तो ये हो सकता है कि लिक्विड में आप जब करंट पास कराओगे तो बबल्स उठते हुए दिखेंगे, ठीक, इलेक्ट्रोड्स के आसपास बबल्स उठते हुए दिखेंगे। ऐसा क्यों होगा कि मान लो H2O टूट रहा है, H2 और O2 में, तो ये जो गैस रिलीज होते हैं वो बबल्स की तरह दिखेंगे। या फिर कुछ अगर मेटल्स हैं जो टूट रहे हैं, तो मेटल्स इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं जाके। लाइक जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपको मान लो NaCl है, तो Na+ और Cl- में ब्रेक हुआ, तो Na+ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके बैठ जाएगा, और Cl- अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके बैठ जाता है। या तीसरा है कि कलर चेंज देखने मिलता है उस लिक्विड में। ये चेंजेस थे। इसके एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ होता है ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो अभी की डेट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक, जहां पे भी मेटल्स की बात है, मेटलर्जी की बात है, वहां ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहला इसका यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि आप एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हो, ये होता है। दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल प्यूरिफाई करने के लिए उसमें आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे मेटल को, और आपको जो मेटल चाहिए आप उसको अलग कर लोगे। फिर है प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब ओर्स में क्या होता है कि मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि पहले उस कंपाउंड को ब्रेक करना होता है और उससे प्योर मेटल निकालना पड़ता है, तो उसमें ये यूज होता है। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। आप एक जो आपके पास केमिकल कंपाउंड है, मान लो उसको तोड़ो और उससे जो अलग अलग आपके केमिकल्स आ गए हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके आ गए नए, उनसे आप फिर कोई और कंपाउंड बनाओ। और पांचवा है डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोलिसिस में होता ही है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हो। जैसे ये सुना है कि सोने या चांदी का पानी चढ़ाया हुआ जो गहना होता है, ज्वेलरीज होते हैं, नकली ज्वेलरीज कैसे बनाते हैं कि उसमें आपका कोई सस्ता सा मेटल रहता है जिसकी ज्वेलरी बनती है, और उसके बाद इस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से, गोल्ड या सिल्वर का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। दूसरा है कहाँ यूज करते हैं हम, गैस स्टोव में यूज करते हैं, या फिर टैप में यूज करते हैं, या कार के पार्ट्स में क्रोमियम यूज करते हैं। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्योंकि क्रोमियम जो है वो शाइनी होता है और कोरोजन नहीं होता उसमें जल्दी, तो हम उसका एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल मेटल होता है वो बचा रहता है। या तीसरा उसमें क्या है, नेक्स्ट है कि जो भी लोहे की चीज होती है, ठीक है, लोहे के पार्ट्स होते हैं, तो लोहा क्या है कि बहुत ज्यादा, आयरन बहुत जल्दी कोरोड करता है, ठीक है, कोरोजन बहुत जल्दी होता है आयरन में, तो उसे बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक का एक लेयर डाल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। तो इतना होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इतना था इस चैप्टर में। अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके। और मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है, अभी 2 प्लेलिस्ट बनाई है जो हमारे रोज रोज के ऑब्जर्वेशन पे है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जाओ और चेक करो, पसंद आए तो देखो और लाइक करो, शेयर करो। ओके, बाय।